और अब वक्त यूपी प्राइम का है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में 3 जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर वार किया और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई, तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने प्रारंभ कर दिए। जनधन अकाउंट में जिन गरीबों के बैंक में खाते खोले गए थे, उनके खाते में 500 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई और किसानों के खातों में 2,000 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को 1,000 रुपए अतिरिक्त राशि और अग्रिम पेंशन की राशि उनके अकाउंट में दी जाने लग गई। ये प्रक्रिया निरंतर चली रही थी। बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसपास के देश प्रदेशों के लोगों को मुंबई छोड़ना पड़ा, महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा, पंजाब छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों से उन्होंने पलायन करना प्रारंभ किया, तो उनके लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा भी की गई। और भाइयों बहनों, जब अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान और वहां पर कामगार और श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग जब पलायन कर रहे थे, हो सकता है उन राज्यों में उनको सुरक्षा और सम्मान न मिला हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपने प्रवेश किया होगा, आपको अपनत्व महसूस हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भोजन भी, उत्तर प्रदेश में रहने की व्यवस्था भी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो रही थी। लोगों ने मुझसे पूछा उस समय, उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, ये तो बिहार के लोग हैं। मैंने कहा बिहार के लोग हैं तो और भी महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, क्योंकि बिहार तो माता सीता का मायका है और इसलिए भी हमें बिहार के लोगों की और भी खातिरदारी करनी है। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सुरक्षित सभी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था उस दौरान की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन लगाई, घर घर तक लोगों को पहुंचाने का कार्य हुआ। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों से मोदी प्रधानमंत्री हैं और शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलना चाहिए, इसका उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के आधार पर, न मत के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर। कोई भेदभाव नहीं, शासन की योजनाओं में भेदभाव नहीं। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। यही मोदी जी का नारा है और यही नीतीश जी का भी नारा है। याद करिए, कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे ये लोग? इन्होंने मकान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे,
अपने परिवार का भी पेट भरते थे, उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुंझुने में आने की आवश्यकता नहीं, इसमें आने की बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास और सुशासन का जो मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है, यही बिहार के नौजवानों को नौकरी भी देगा, यही रोजगार भी देगा और यही बिहार के सम्मान को और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। कांग्रेस हो या राजद, ये केवल धोखा देने के सिवाय बाकी इनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं। विभाजन और बंटवारा करना, 1945-47 में इन्होंने देश का विभाजन किया था और लगातार समाज को कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य ये लोग केवल करते हैं। ये लोग जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। विकास ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने जो मॉडल दिया, हर गरीब को मकान देंगे, तेजी के साथ देना प्रारंभ हुआ। 6 वर्ष में 3 करोड़ लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करा दिया। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया गया। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा दी गई। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया। 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाए गए बैंक में और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मोदी जी ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया। और उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अनु टंडन को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर अनु टंडन ने कहा कि सपा के शासनकाल में यूपी में जितना काम हुआ उतना और किसी सरकार में नहीं हुआ। और मुझे खुशी है इस बात की, पूरे देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सीटें छीन ली। इसलिए वो गठबंधन जरूरी था और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वही ताकतवर हैं, तो संख्या भी जानते हैं। अभी तो चुनाव विधानसभा का आना है, एमएलसी का चुनाव तो आएगा सो आएगा। ऐसी क्या बात है कि वो एमएलसी समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं, बीजेपी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी भी हराना चाहती है। ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीएसपी चाहती है। तो ये दोनों की चाहत कहां से मिल रही है, ये सोचना आपको है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया है दलित और पिछड़ों का, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा और अगड़ों का भी। सोचो क्या नहीं बिक गया। जब सरकार के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो हमें सम्मान देने का काम किया, वो कैसे दे पाएंगे हम। कभी सोचो इस बात के लिए। अब तो हवाई जहाज बिका है, एयरपोर्ट बिके हैं, आगे और क्या ना बिक जाए। कोविड के बाद तो न जाने क्या क्या बिकेगा। तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत था, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पे हम लगातार काम करेंगे। दलित, पिछड़े और रगड़े सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम साइकिल और समाजवादी पार्टी करेगी।
तो यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1788 नए मामले आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,035 हो गई। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम योगी सख्त हैं और जरूरी सामान की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और आज एसीएस सूचना नवनीत सहगल और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देखिए, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है जैसे इन्होंने बताया, लेकिन अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में तथा विदेशों में कई जगहों पर कोरोना का संक्रमण फिर से आया है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये दायित्व है, सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सब करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उनका संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, वो भी उनका भी ये निर्देश और संदेश है सभी के लिए, हम सब के लिए, कि हम सबको इस समय बहुत ज्यादा एहतियात की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, ताकि कोरोना का संक्रमण जो कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़े। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, पश्चिम के जिलों में जो दिल्ली से लगे हुए हैं वहां पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने अस्पतालों में समुचित सुविधाएं सृजित कर रखी हैं, उसकी कठिनाई नहीं है, लेकिन कम हो संक्रमण तो अच्छा है। संक्रमण कम हो रहा है, उसके क्रम में प्रदेश में हॉटस्पॉट कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स भी कम हो रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कोरोना से पूर्व के समय के अनुसार शुरू हो गई हैं उसी स्तर पर। और जैसे लघु उद्योग की स्थापना है, नई लघु उद्योगों की स्थापना भी कराई जा रही है। पुराने जो हमारे एमएसएमई थे उनको भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज में अतिरिक्त ऋण भी दिलाए जा रहे हैं। लगभग 4,35,000 इकाइयों को प्रदेश में 10,758 करोड़ रुपए के ऋण इस दौरान लॉकडाउन के पश्चात दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 5,82,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिनके लिए 15,542 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और आज की डेट में 23,035 एक्टिव केसेस हैं। आज 25 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, जिसके कारण टोटल डेथ्स की संख्या 7,076 है। ओवरऑल यूपी का पॉजिटिविटी रेट 1.5% है, जो कि काफ़ी लो है, अच्छा है। और इधर अगर आप देखेंगे लास्ट 40-45 दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड है और वो ट्रेंड मेंटेन्ड है, किंतु अभी सतर्कता बरतने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है उसमें जब लोग मिलेंगे आपस में तो संक्रमण की संभावना है। तो आपको बताते हुए ये हम लोगों ने व्यवस्था की है कि फोकस टेस्टिंग की व्यवस्था की, जहाँ से फेस्टिव सीजन में लोगों को संक्रमण का भय हो वहाँ पे। तो एक दिन हम लोगों ने मिठाई रेस्टोरेंट वालों पे, एक दिन रेस्टोरेंट वालों पे और एक दिन वो मेहंदी जो लगाते हैं, करवा चौथ का पर्व है, तो उन लोगों की टेस्टिंग की। और इसी प्रकार से लगातार ये अभियान जारी है। डेली एक फोकस्ड ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है और उसमें जो संक्रमित लोग पा रहे हैं उसको आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि वो फिर आगे मास में उसको ना सुपर स्प्रेडर ना बने। सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है। होम आइसोलेशन में आज की डेट में 10,177 लोग हैं और कुल मिलाजुला के स्थिति अभी तो संतोषजनक दिख रही है, किंतु अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो पश्चिमी जनपद हैं हमारे, जो दिल्ली से सटे हुए, आपने देखा होगा दिल्ली में अचानक फिर से सेकेंड वेव की पीक आ रही है, तो उसके साथ के जो सटे जनपद हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट कुछ हाई है। वो थोड़ा एरिया कंसर्न का है और वहाँ पे जो बैठकें होती हैं लगातार, उसके ऊपर हम लोगों ने निर्णय दिया हुआ है। जो आज टेस्ट की संख्या है कुल 1,34,064 है
और इन टेस्ट को लेकर के टोटल टेस्ट की संख्या 1,54,16,145 हो गई। और टेस्ट के मामले में जैसे आपको पता है यूपी अव्वल है, काफ़ी मात्रा में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जैसा हमने कहा, तो कुल मिला जुलाकर अभी स्थिति संतोष ही जा सकती है, किंतु अभी सतर्कता और बनाए रखने की ज़रूरत है। लोगों से विशेष रूप से अपील होगा कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सीज़न में जब हम लोगों से आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और सुल्तानपुर के इकलौते पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और सांसद मेनका गांधी ने आज स्टेडियम पहुंचकर इसका शिलान्यास किया और 5 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम का कायाकल्प होगा। कहा ना कि सारी चीजें प्रक्रिया में जो खेले हैं यही हम लोग फरवरी में करने वाले थे, लेकिन इसका प्रोसेस होता है, उस समय धन का आवंटन नहीं हो पाया था, जिसके चलते और लॉकडाउन में 6-7 महीने से कोई काम हो नहीं रहा। पूरी देश और दुनिया की गति पे रोक लगा हुआ था। मैडम से कई बार बात हुई, या बीच में भी हो सकता था, या काम आज 7-8 महीने पहले इसी तरीके से वो सब भी पड़े हुए हैं बहुत तीव्र गति के साथ। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि जितना हो सकता है। और जानते हैं खेलो इंडिया खेलों के तहत आज 39 स्टेडियम बन रहे हैं ग्रामीण अंचलों में। आज़ादी के 70 साल में मात्र 80 स्टेडियम थे और 2.5-3 साल के अंदर 39 उसमें अतिरिक्त बढ़े। यानी हम कह सकते हैं कि जो 70 साल तक काम नहीं हुआ, से आधा काम 3-3.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और भारत सरकार के चलते। बिल्कुल। तो इस तरीके से खेल को बढ़ावा देने के लिए आप सुल्तानपुर ही नहीं प्रदेश की तरफ दृष्टि डालिए, तो तरड़ताल से लेकर के और जिम जो नौजवानों का झुकाव है और इस तरीके की जितने खेल हैं सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उसी दिशा में सरकार का प्रयास है। उन्होंने इतनी बड़ी सौगात ही नहीं दी, वो खुद आए और इतनी तकलीफ के बाद वो थके भी हैं, इलेक्शन पूरा संभाल रहे हैं, इसके बाद सीधा लखनऊ जाएंगे और वो इतनी दूर आए हैं हमारे क्षेत्र की मदद के लिए। और हमारा केवल एक तरीका है धन्यवाद करने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल में हम बहुत अच्छे दर्जे तक पहुँच जाए, ताकि हम उनको धन्यवाद इस तरीके से कर पाए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनोद कुमार सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनोद कुमार सिंह ने कमिश्नरी सभागार में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के तीनों धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है, समीक्षा की गई है और इसी को लेकर बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जो तीनों धार्मिक स्थल हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, अयोध्या, मथुरा, काशी, इनकी सुरक्षा की नियमित समीक्षा होती है सुरक्षा मुख्यालय के तत्वावधान में। उसी कड़ी में आज काशी के धार्मिक स्थल की सुरक्षा बैठक थी। जितने भी उससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने आपस में बैठकर मंथन किया। चूँकि आप देख रहे हैं निर्माण का भी काम चल रहा है, कि जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको और कैसे हम बेहतर करें। उसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, सुरक्षा मुख्यालय के सभी अधिकारी बैठ के मंथन किया और चीज़ों को और बेहतर करने के लिए एक संकल्प लिया। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा के बीच नोकझोंक के मामले में आज नाहिद हसन की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन की सख्ती और सूझबूझ के सामने विधायक ने अपनी गिरफ्तारी ना देते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधायक ने कैराना कोतवाल के खिलाफ अपनी 5 मांगों को रखा, जिसमें ज्ञापन देते हुए कैराना कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस प्रकरण में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि विधायक नाहिद हसन ने कैराना कोतवाल के खिलाफ अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है, जिस पर जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बात जो कोई नाजायज कर रहा है उसके लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम तो ये जो चलन एक नया चला दिया कि जो पीड़ित जो जाता है उसी को बिठा लिया जाता है और उसकी आवाज दबाई जाती है। अब वो जो बेचारा जो पीड़ित है, जो चोटिल है, जो वो थाने में जो है पुलिस जो न्याय जो उसकी लड़ाई लड़ने वाली पुलिस जो है, जो वो जाता है परेशान होकर,
उल्टा उसी पे कार्रवाई करके उसको अंदर बिठा दिया जाता है। अब आप सोचिए, कोई पीट गया, किसी पे नाजायज हो रहा है और फिर उसी को अंदर थाने में बंद कर दिया जाए, तो आप सोच के देखिए गरीब आदमी की क्या हालत होती है, उसकी जो जमीन नीचे से सरक जाती है। तो ऐसा है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि कानून तोड़ो, और शांति पूर्वक हम लोग अपने घर में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं पर ही हमने कहा है कि हम लोग जो भी आवाज है वो यहीं पर रह के उठेंगे। ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, गिरफ्तारी भी दी जाएगी, वो देखते हैं क्या होता है। हम लोग सब गिरफ्तार होने को तैयार है। माननीय विधायक जी द्वारा आज एक कार्यक्रम कैराना में रखा गया था कस्बे में, जिसकी उन्होंने परमिशन मांगी थी। परमिशन रिजेक्शन के बाद उन्होंने एक ज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ किया है। उन्होंने और उनकी मदर ने बाहर निकल के एसडीएम साहब को एक ज्ञापन है वो दिया है, जिसमें उन्होंने एसएचओ कैराना पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनके नियमानुसार हम लोग जाँच कर लेंगे। और केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ जहां किसान सड़क पर हैं, वहीं बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। सभी किसान अपने बिस्तर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और आगामी त्योहार कलेक्ट्रेट में ही मनाने की जिद पर अड़ गए। किसान बकाया गन्ना भुगतान समेत अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो कृषि कानून और धान खरीद को लेकर यहां किसानों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या मांग है? आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। किसानों ने चक्का जाम भी किया, फिर चक्का जाम करेंगे, लेकिन आज तक सरकारों ने बात नहीं सुनी। इसलिए अनिश्चितकालीन आंदोलन भारतीय किसान यूनियन ने शुरू किए हैं। गन्ने का रेट आज तक कोई रुपया गन्ने के रेट का 3 साल से नहीं बढ़ाया गया। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या महंगाई नहीं बढ़ी 3 साल में, जो फसलों के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे? बकाया आज हमने यहाँ सूची चस्पा की है कि कितने कितने करोड़ रुपए किस शुगर मिल पर हमारे बकाया हैं, तो बकाया नहीं दिलवाया गया। मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं। धान की खरीद के नाम पर बड़ा घपला जनपद बिजनौर के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा घपला धान खरीद पर है। तो इसलिए आज ये अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुए हैं और किसान अपने बिस्तर लेकर और सारी चीजें लेकर आए हैं। बिजली विभाग के अंदर बड़े घपले हैं। और किसानों का जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है और इसी को लेकर अब वो धरने पर बैठ गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ रहे बिजली के दाम के खिलाफ ग्रेटर नोएडा जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गलत तरीके से कलेक्शन करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने और अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर जिले में रेत खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े के चलते 6 लोग बुरी तरह घायल। आप देख सकते हैं कि किसी 2 पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों से, फावड़ों से वार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र स्थित दादरा गांव में मां हिरंगलाज मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया और ईरानी के स्वस्थ होने की कामना की। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, ये अमेठी की लोकप्रिय सांसद, हम सबकी प्यारी दीदी आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी कोरोना पॉजिटिव हैं। आज हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए आदिशक्ति मां देवी हिंगलाज मंदिर पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया है। हम सब लोग ये देवी हिंगलाज माता से कामना करते हैं कि दीदी स्मृति ईरानी जी जल्द ही स्वस्थ होकर के हम सब लोगों के बीच में आए और अमेठी के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करें।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।